भारत की धरती पर इंसान का पहला कदम। आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। न हिमालय था, न गंगा बहती थी और न ही कोई जंगल। उस समय भारत एक विशाल द्वीप की तरह समुद्र में तैर रहा था। धीरे धीरे ये भूभाग उत्तर की ओर बढ़ता गया और अंततः यूरेशिया से टकरा गया। इस भीषण टक्कर ने हिमालय पर्वत को जन्म दिया। ऊंचे पहाड़ बनने के बाद मानसून की वर्षा शुरू हुई, नदियां बनी और धीरे धीरे ये धरती हरे भरे जंगलों से भर गई। अब भारत जीवन के लिए एक आदर्श स्थान बन चुका था। लेकिन उस समय आधुनिक इंसान का जन्म भी नहीं हुआ था। जंगलों में विशाल हाथी, स्टेगोडॉन, दरियाई घोड़े और खूंखार शिकारी जानवर घूमते थे। प्रकृति का नियम केवल एक था, जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। इसी दौरान अफ्रीका में एक नई मानव प्रजाति विकसित हुई, जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। ये पूरी तरह दो पैरों पर चलते थे और भोजन की तलाश में लगातार नई जगहों की ओर बढ़ते रहते थे। लाखों वर्षों की यात्राओं के बाद इनके कुछ समूह भारत पहुंचे। अनुमान है कि लगभग 15 से 18 लाख वर्ष पहले उन्होंने भारतीय भूमि पर पहला कदम रखा। भारत में उनके आने के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। तमिलनाडु के अतिरामपक्कम क्षेत्र में वैज्ञानिकों को लाखों वर्ष पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। ये साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि सोच समझकर बनाए गए हथियार थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय यहाँ रहने वाले मानव पूर्वज बुद्धि का उपयोग करना जानते थे। इसी तरह मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मानव की एक प्राचीन खोपड़ी मिली, जिसे नर्मदा मानव कहा जाता है। ये खोज भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में गिनी जाती है। इस मानव का शरीर मजबूत था, माथा छोटा था और भौहें बाहर की ओर निकली हुई थीं। उनके पास भाषा नहीं थी, लेकिन वे संकेतों और आवाजों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था पत्थर से बना हैंड एक्स। यही उनका चाकू था, यही हथौड़ा और यही शिकार का हथियार। वे समूह बनाकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नर्मदा, गोदावरी और दक्षिण भारत के जंगलों में उन्होंने हजारों वर्षों तक अपना जीवन बिताया। ऐसा लगता था मानो यही इस धरती के वास्तविक स्वामी हों। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लगभग 74,000 वर्ष पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित टोबा नामक सुपर ज्वालामुखी में इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। इसकी राख हजारों किलोमीटर दूर भारत तक फैल गई। कई दिनों तक सूरज दिखाई नहीं दिया। आसमान राख से ढक गया और पूरे वातावरण में भयंकर ठंड फैल गई। जंगल सूखने लगे, नदियां प्रदूषित हो गईं, बड़े बड़े जानवर मरने लगे और भोजन की भारी कमी हो गई। होमो इरेक्टस जैसे भारी शरीर वाले मानव इस संकट का सामना नहीं कर सके। उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी और उनके पुराने भारी हथियार छोटे जानवरों के शिकार के लिए उपयुक्त नहीं थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे भविष्य की योजना बनाना नहीं जानते थे। न वे भोजन जमा करते थे और ना ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके बदल पाते थे। धीरे धीरे भूख, ठंड और बीमारी ने उनकी पूरी आबादी को समाप्त कर दिया। भारत के पहले मानव इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। उधर अफ्रीका में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। जलवायु बदल रही थी, भोजन कम हो रहा था और जीवन कठिन होता जा रहा था। तब कुछ परिवारों ने अपने पुराने घर को छोड़कर नई भूमि की तलाश करने का साहस किया। वे लाल सागर के किनारे पहुंचे। समुद्र का जल स्तर उस समय कम था, इसलिए लकड़ी और बांस के साधारण बेड़ों की सहायता से वे अरब प्रायद्वीप तक पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद वे समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की थी। सैकड़ों वर्षों तक चलते रहने के बाद लगभग 65,000 वर्ष पहले उनके वंशज भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा तक पहुंचे। उनके सामने एक ऐसी भूमि थी जहां नदियां बह रही थीं, घने जंगल थे और जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद थे। भारत ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। यहाँ के जंगल अफ्रीका से बिल्कुल अलग थे। हर झाड़ी के पीछे कोई शिकारी जानवर छिपा हो सकता था। रात होते ही पूरा जंगल भयावह हो जाता था। जीवित रहने के लिए उन्हें सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता थी। तभी मध्य भारत की विशाल चट्टानों और प्राकृतिक गुफाओं ने उन्हें शरण दी। यही गुफाएं आगे चलकर मानव सभ्यता के पहले सुरक्षित घर बनी। यहीं से भारत में आधुनिक मानव की वास्तविक कहानी शुरू होती है। आने वाले समय में यही लोग आग का बेहतर उपयोग करेंगे, नए हथियार बनाएंगे, कला का जन्म देंगे और अंततः ऐसी महान सभ्यता की नींव रखेंगे जिसे दुनिया आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानती है। उसने महसूस किया कि हथियार का बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसका तेज और हल्का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से मानव इतिहास की पहली तकनीकी क्रांति शुरू हुई।
बड़े पत्थरों को तोड़ने के बजाय उन्हें सावधानी से तराशा जाने लगा। छोटे छोटे धारदार पत्थर बनाए गए, जिन्हें आज वैज्ञानिक माइक्रोलिथ कहते हैं। इन नुकीले पत्थरों को लकड़ी और हड्डियों की नोक पर बांधा गया। इस तरह भाले और तीर जैसे नए हथियार अस्तित्व में आए। अब शिकारी दूर से ही जानवरों का शिकार कर सकते थे। इससे न केवल उनका समय बचा, बल्कि सफलता भी बढ़ गई। राजस्थान के बागोर, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और भारत के कई अन्य पुरातात्विक स्थलों से ऐसे हजारों माइक्रोलिथ मिले हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि इंसान ने अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से प्रकृति पर विजय पाना शुरू कर दिया था। शिकार के अलावा भोजन का एक और महत्वपूर्ण स्रोत था शहद। ऊंची चट्टानों पर बने मधुमक्खियों के छत्तों तक पहुंचना आसान नहीं था। बिना किसी आधुनिक उपकरण के लोग पेड़ों की लताओं से रस्सियां बनाते, धुएं की सहायता से मधुमक्खियों को दूर भगाते और सावधानी से शहद निकालते। ये केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं था, बल्कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी था। धीरे धीरे महिलाओं ने जंगल के पौधों को पहचानना शुरू किया। उन्होंने अनुभव से सीखा कि कौन सा फल सुरक्षित है, कौन सा विषैला और कौन से बीज दोबारा उग सकते हैं। अनजाने में यही ज्ञान आगे चलकर खेती की नींव बना। लेकिन इस समय एक और अद्भुत बदलाव हो रहा था। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर इंसान ने पहली बार चित्र बनाना शुरू किया। लाल और सफेद रंगों से बनाए गए इन चित्रों में शिकार करते लोग, नाचते हुए समूह, जानवर और रोजमर्रा के जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। ये केवल चित्र नहीं थे। संभव है कि इनके पीछे कोई विश्वास छिपा हो। शायद लोग मानते थे कि यदि वे दीवार पर सफल शिकार का चित्र बनाएंगे तो अगले दिन असली शिकार भी सफल होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यही कला और आध्यात्मिक सोच की शुरुआत थी। अब इंसान केवल जी नहीं रहा था, बल्कि अपने अनुभवों को याद रखने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा था। समय के साथ लोगों ने खुद को सजाना भी शुरू किया। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से छोटे छोटे मनके बनाए जाते और उन्हें गले में पहन लिया जाता। ये केवल सजावट नहीं थी, बल्कि पहचान का प्रतीक थी। इसी दौर में इंसान ने मृत्यु को भी एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। जब किसी साथी की मृत्यु होती तो उसे यूं ही जंगल में नहीं छोड़ दिया जाता था। उसे सम्मानपूर्वक जमीन में दफनाया जाता और उसके साथ हथियार, भोजन या कुछ उपयोगी वस्तुएं भी रखी जाती। इससे पता चलता है कि अब इंसान केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहा था, वो मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना भी करने लगा था। यही सोच आगे चलकर धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का आधार बनी। हजारों वर्षों तक गुफाओं में रहने, शिकार करने और प्रकृति से सीखने के बाद इंसान पहले से कहीं अधिक समझदार हो चुका था। उसने आग, हथियार, कला, सहयोग और अनुभव, इन 5 शक्तियों की मदद से अपने अस्तित्व को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था। जल्द ही इंसान एक ऐसा रहस्य खोजने वाला था जो उसे हमेशा के लिए खानाबदोश जीवन से मुक्त कर देगा। वो पहली बार बीज बोएगा, फसल उगाएगा और स्थायी गांव बसाएगा। यहीं से एक नई सभ्यता की शुरुआत होने वाली थी। जब इंसान ने बसाए पहले शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। हजारों वर्षों तक जंगलों में भटकने, शिकार करने और गुफाओं में रहने के बाद इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। उसने देखा कि जिस स्थान पर अनाज के कुछ दाने गिर जाते हैं, कुछ समय बाद वहीं नए पौधे उगाते हैं। ये एक साधारण घटना थी, लेकिन इसी ने इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया। धीरे धीरे लोगों ने बीज बोना और उनकी देखभाल करना सीख लिया। अब भोजन के लिए रोज शिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होने लगी। इंसान पहली बार एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगा। नदियों के किनारे छोटी छोटी बस्तियां बसने लगी। मिट्टी और लकड़ी से घर बनाए गए, पशुओं को पालतू बनाया गया और खेती मानव जीवन का आधार बन गई। समय बीतने के साथ ये छोटे गांव बड़े कस्बों में बदल गए। पश्चिमोत्तर भारत और वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता विकसित हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी साधारण झोपड़ियों में रहते थे, तब सिंधु घाटी के लोग योजनाबद्ध शहरों का निर्माण कर रहे थे। उनके नगर किसी संयोग का परिणाम नहीं थे, बल्कि सुविचारित योजना के अनुसार बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं, घरों की कतारें व्यवस्थित थीं और गलियां साफ सुथरी रखी जाती थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरी सभ्यता में ईंटों का आकार लगभग एक जैसा था। इससे पता चलता है कि वहां निर्माण के स्पष्ट नियम और एक संगठित व्यवस्था मौजूद थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अधिकांश घरों में स्नानघर बने हुए थे। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पक्की और ढकी हुई नालियों के माध्यम से शहर से बाहर पहुंचता था। इन नालियों में सफाई के लिए विशेष स्थान भी बनाए गए थे। आज भी कई आधुनिक शहर ऐसी सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि ये व्यवस्था 5000 वर्ष पहले मौजूद थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण था।
इसकी दीवारों और फर्श को इस प्रकार बनाया गया था कि पानी बाहर ना निकले। इसके लिए प्राकृतिक डामर का उपयोग किया गया था। पानी भरने और निकालने की अलग-अलग व्यवस्था थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग जल संरक्षण और स्वच्छता के महत्व को भलीभांति समझते थे। लेकिन हड़प्पा की महानता केवल उसके भवनों में नहीं थी। वहां के लोग कुशल व्यापारी भी थे। वे मनकों, धातु के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों का निर्माण करते थे। उनके व्यापारिक संबंध दूर दराज के क्षेत्रों तक फैले हुए थे। समुद्री और स्थलीय दोनों मार्गों से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। पुरातत्वविदों को वहां से मिले पत्थर के बाट और तराजू बताते हैं कि व्यापार पूरी ईमानदारी और निश्चित मापतौल के आधार पर किया जाता था। ये उस समय की उन्नत आर्थिक व्यवस्था का प्रमाण है। हड़प्पा के लोगों ने अब तक अपनी भाषा के कुछ चिन्ह भी छोड़े हैं। उनकी मोहरों पर छोटे छोटे प्रतीक अंकित हैं, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान उन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए उनकी भाषा अब भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। इतनी समृद्ध और विकसित सभ्यता आखिर अचानक गायब कैसे हो गई? इस प्रश्न का उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना और लगातार पड़ने वाले सूखे ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि व्यापारिक मार्गों में बदलाव और आर्थिक संकट भी इसके पतन के कारण बने। जो भी कारण रहे हों, धीरे धीरे बड़े शहर खाली होने लगे। लोग छोटे छोटे गांवों की ओर लौट गए। लेकिन हड़प्पा की विरासत समाप्त नहीं हुई। खेती, पशुपालन, शिल्पकला, व्यापार और नगर नियोजन की परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहीं। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में नए समाजों और नए राज्यों का विकास हुआ। वैदिक संस्कृति का विस्तार हुआ, लोहे का उपयोग बढ़ा और गंगा के मैदानों में अनेक जनपद उभरे। आगे चलकर इन्हीं क्षेत्रों में शक्तिशाली राज्यों और महान साम्राज्यों का जन्म हुआ। भारतीय इतिहास की यात्रा यही नहीं रुकती। आने वाले समय में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की परंपरा विकसित हुई। इनसे जुड़े कई स्थलों जैसे हस्तिनापुर और सनौली की खुदाइयों से रथ, हथियार और अनेक महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ये खोजें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में नई दिशा देती हैं। हालांकि इनका महाभारत से सीधा संबंध आज भी शोध और बहस का विषय है। करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में तैरते एक अकेले भूभाग से शुरू हुई यह यात्रा लाखों वर्षों के संघर्ष, प्रवास और परिवर्तन से गुजरती हुई एक महान सभ्यता तक पहुंची। होमो इरेक्टस के पहले कदमों से लेकर होमो सेपियंस की बुद्धिमत्ता, गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों से लेकर हड़प्पा के सुव्यवस्थित नगरों तक, ये केवल भारत की कहानी नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास की अद्भुत गाथा है। आज जब हम आधुनिक शहरों, विज्ञान और तकनीक पर गर्व करते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि हमारी इस लंबी यात्रा की नींव उन अनजान पूर्वजों ने रखी थी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनकी जिज्ञासा, साहस और सीखने की क्षमता ने ही मानव इतिहास को नई दिशा दी, और इसी विरासत ने भारत को दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में स्थान दिलाया।